नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एम क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मिले हैं काफी लंबे अरसे के बाद में और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा CTIS का जो प्री एग्जाम है, CTIS के जो एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम कह सकते हैं, वो आपका 8 तारीख को है और उस 8 तारीख के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैं कुछ आपके लिए प्रश्न लेके आया हूं, कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं। ये प्रश्न आपकी मदद करेंगे उस एग्जाम को क्रैक करने में। तो शुरू करेंगे हम इस वीडियो के अंदर और ये सिलसिला लगातार अब जारी रहेगा। 8 तारीख को आपका एग्जाम है, अभी भी 2-3 दिन हमारे पास है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जितनी हो सके मदद कर सकूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ प्रश्न हल करवाऊंगा जो CTI से संबंधित है। प्रश्न एक नहीं होगा, एक प्रश्न के अंदर ही हम कई प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने प्रश्न आ रहा है वो प्रश्न ये है कि वाहनों की बॉडी सुधार हेतु, वाहन जितने भी हैं उनकी बॉडी में यदि कोई टूट फूट हो जाती है तो उसके सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो बॉडी के सुधार हेतु, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो सोल्डरिंग की विधियों के बारे में यदि आपको पता ना हो तो यहाँ पर काफी सारे नाम दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है डिप सोल्डरिंग। कौन सी सोल्डरिंग? डिप। नाम से ही पता लग रहा है डिप मतलब किसी में डुबोया जाएगा। उसके बाद ज्वाला, ज्वाला मतलब फायर, आग के साथ सोल्डरिंग की जाती है, उसको हम ज्वाला वाली सोल्डरिंग बोलते हैं। सोल्डरिंग आयरन के साथ, जो नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन है आपका, जिसको हम काबिया भी कहते हैं, उससे होने वाली सोल्डरिंग आती है। और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं कि ये चीजें क्या क्या है। तो जो सबसे पहली बात आती है, सोल्डरिंग कितने प्रकार की कैसे कैसे होती है। तो यहां पर ये एक सोल्डरिंग की डिप मशीन है, डिप सोल्डरिंग मशीन है ये, ठीक है ना। इस सोल्डरिंग मशीन के अंदर क्या करेंगे, जो आपका सोल्डर है उसको डाल देंगे इस खांचे के अंदर। सोल्डर, यहां से हम टेम्परेचर वगैरह सब कंट्रोल कर लेंगे इस कंट्रोलर से। और उसके बाद में पिघले हुए सोल्डर के अंदर कोई भी जो आपका पीसीबी है उसके अंदर कंपोनेंट है, नीचे वाले सिरे है, उससे हम टच करके इसको इसके अंदर डुबोकर हम सोल्डरिंग की प्रक्रिया को संपादित करेंगे। तो ये जो है वो डिप सोल्डरिंग के बारे में है। दोनों के दोनों ये डिप सोल्डरिंग मशीन है और ये उसकी प्रोसेस है। उसके बाद आती है ज्वाला के साथ में। किसके साथ में? ज्वाला। ज्वाला मतलब अग्नि, फायर। तो यहाँ पर एक फायर जनरेट करने के लिए एक ब्लो लैंप टाइप की युक्ति यूज करते हैं। आज के टाइम में प्रोपेन गैस के छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जितने भी ये रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर वाले व्यक्ति हैं वो इसका यूज करते हैं और इसको ब्रेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये तब की जाती है जब हमारी जॉब जो है वो आकार में थोड़ी क्या हो, बड़ी हो। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर की सोल्डरिंग की जा रही है। उसके बाद में सोल्डरिंग आयरन से सभी परिचित है। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन हो गया। सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाने के लिए उन पर की जाती है। उसके बाद में ये उसका एडवांस रूप है सोल्डरिंग आयरन का, जिसको बोलते हैं सोल्डरिंग गन। तो सोल्डरिंग गन के माध्यम से सोल्डरिंग करना थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से यदि सोल्डर करते हो तो एक हाथ में देखिए आपने सोल्डर वायर पकड़ रखा है, एक हाथ में आपने सोल्डरिंग आयरन पकड़ रखा है, तो सोल्डरिंग करने में थोड़ी समस्या होती है। लेकिन यदि आप गन का यूज करते हो तो इसके पीछे यहाँ इस जगह पर सोल्डर वायर का रोल लग जाता है और यहाँ से इसके अंदर से होती है वो सोल्डर वायर जो है आपकी यहाँ पहुंचती है, सॉरी यहाँ से निकलती हुई यहाँ पहुंचती है इस प्रकार से। और जितना जितना आप गन का लीवर पुश करोगे उतना उतना शोल्डर वायर आगे निकलता जाएगा और ऊपर से हीट जो है वो रॉड आपकी करती रहेगी। तो ये चार विधियां हैं, चार विधियां प्रयुक्त की है शोल्डर में। अब जो हमारा प्रश्न है वो कहते हैं कि वाहनों की बॉडी, तो वाहनों की बॉडी में डिप, वाहनों को डिप करना संभव नहीं है। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग बिल्कुल कर सकते हैं, फायर देके उसको गर्मी देके हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करना संभव नहीं है कि वाहनों की बॉडी आकार में बड़ी है। सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, तो ना तो हमारा डिप सोल्डरिंग काम में आती, ना ही हमारी सोल्डरिंग आयरन काम में आती है, ना ही हमारी सोल्डरिंग गन के साथ। तो एकमात्र उत्तर सही होगा कौन सा? ज्वाला के साथ, क्योंकि बड़ी बॉडी या बड़े पार्ट्स पर सोल्डरिंग करने के लिए यही विधि काम में आती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न मैंने कहा था एक होगा, लेकिन नॉलेज बहुत आपको इस चीज से मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पैरेलल सर्किट के अंदर कोई एक ब्रांच ओपन हो जाए तो बना लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस हमने लगा दिए हैं, या तीन लोड रेजिस्टेंस कह सकते हो, R1, R2 और R3 सोर्स से हमने जोड़ दिए हैं। एक शाखा खुली होने पर, तीन शाखाएं हैं, 50 शाखाएं हो, एक शाखा यदि ओपन सर्किट हो जाए समांतर परिपथ के अंदर, शाखा खुली है, समांतर परिपथ है, तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यदि शाखा जो ओपन हुई है ये कार्य नहीं करेगी, जो शाखा ओपन हो चुकी है वो कार्य नहीं करेगी, इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन बाकी शाखाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी घरों की वायरिंग जो है पैरेलल के अंदर है, उस पैरेलल वायरिंग के अंदर यदि आप एक पंखे को बंद कर देते हो, बंद करने का मतलब उसका सर्किट ओपन कर देते हो, तो बाकी युक्तियां हैं वो जट सही ढंग से कार्य करती रहती है। तो अपने ऑप्शन पे आते हैं, धारा समान बनी रहेगी, नहीं जी धारा समान नहीं बनी रहेगी। पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, नहीं जी पूरा परिपथ कार्य करेगा, केवल वो कार्य नहीं करेगा जो ओपन हुआ है। उसके बाद में उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, यानी कि जो शाखा आपकी ओपन हो चुकी है उस शाखा में धारा का
प्रवाह नहीं होगा। अंतिम ऑप्शन है खुली शाखा में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। एक बात बताइए, जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ही अनंत हो गया तो यहाँ पर कोई वोल्टेज कहते हैं इसके द्वारा कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं किया जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है उस शाखा के अंदर धारा जो है वो क्या हो जाएगी, नहीं बहेगी, या धारा शून्य हो जाएगी, या वो खुली शाखा ही कार्य नहीं करेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारे अगला प्रश्न आपके कैपेसिटर से जुड़ा हुआ बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस एक प्रश्न से कई प्रश्नों के उत्तर देने के लायक हो जाओगे आप लोग। संधारित्रता के मान को किस प्रकार से कम किया जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे कम किया जाता है, ना कि बढ़ाया जाता है। कैपेसिटर हमें पता है दो चालक प्लेटों के बीच में अचालक रखते हैं, और उसका एक फॉर्मूला है कि कैपेसिटेंस किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A इंटू K ऑब्लिक T के, ठीक है। A यानी कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो, K यानी कि कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर हम एप्सिलॉन से भी लिखते हैं कई बारी, और T यहाँ पर है थिकनेस। थिकनेस किसकी, जो अचालक पदार्थ है उसकी थिकनेस, या कह सकते हो आप चालक पदार्थ जो है उसकी, सॉरी अचालक पदार्थ है उसकी मोटाई कह सकते हो, या दो चालक प्लेटों के बीच की दूरी कह सकते हो। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले समझ लेते हैं प्रश्न कहना क्या चाहता है कि हमें किस प्रकार से कैपेसिटेंस को कम करना है। तो यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहला जो है प्लेट एरिया, मोर कैपेसिटेंस होगा, इसका एरिया यदि कम है और इसका एरिया ए ज्यादा है, तो ये मान लेते हैं एरिया बराबर है 1 और इसका एरिया बराबर यदि क्या हो 2 हो, तो जाहिर सी बात है प्लेट ए और प्लेट बी में से हाई कैपेसिटेंस किसका होगा, हाई कैपेसिटेंस प्लेट बी का होगा। जितनी चालक प्लेटों का क्षेत्रफल ज्यादा होगा आपका कैपेसिटेंस भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ प्लेट, लेस कैपेसिटेंस। स्पेसिंग मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी, तो सेम वही प्लेटें हैं ए और बी, तो कहने का मतलब प्लेट ए जो है, दोनों प्लेटें चालक प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा है। अगर दूरी का मान ज्यादा रहेगा तो इसका सी जो है कैपेसिटेंस है वो क्या रहेगा, वो कम रहेगा। उसके बाद में अंतिम तीसरा आता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और वो उस पे डिपेंड करता है मोर कैपेसिटेंस। अब यहां पर देखोगे तो इस प्लेट कैपेसिटर या इस कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो एयर है। एयर मतलब क्या है, हवा है। अब हवा का जो परमिबिलिटी का मान है, परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, इसको हम यूनिटी कहते हैं। उसके अलावा यदि कोई और पदार्थ लगा दे, जैसे कि माइका लगा दिया और कोई टाइटेनियम लगा दिया, बहुत सारे और भी पदार्थ है, यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो कैपेसिटेंस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के तरीके देखो, यहाँ पे देखोगे तो एरिया बढ़ा दो, दूसरा है कि प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दो, कम कर दो। तीसरा है कि ऐसा पदार्थ यूज करो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान काफी क्या हो, हाई हो। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, तो उत्तर देने के शायद काबिल हो गए आप लोग। तो सबसे पहले संधारित्रता के मान को किस प्रकार से कम, ध्यान रखना कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करें, पहला है प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाकर। क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर। क्या इस फॉर्मूले के अंदर कहीं भी प्रतिरोध है क्या, नहीं है। तो जब प्रतिरोध नहीं है तो कैपेसिटेंस प्रतिरोध पर डिपेंडेबल नहीं है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत। तीसरा दे रखा है प्लेटों के मध्य की दूरी बढ़ाकर। प्लेटों के बीच की दूरी यदि कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा, दूरी यदि बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। दूरी को बढ़ाकर हम कैपेसिटेंस को कम कर सकते हैं। उसके बाद में उच्च पराविद्युत नियतांक का पदार्थ का उपयोग करके, अगर हम हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मटेरियल का प्रयोग करते हैं तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, इससे बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष मतलब स्पेस के अंदर जितने भी आपके रॉकेट या जितने भी सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं उनमें विशेष प्रकार के आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रयोग किए जाते हैं, और उनका निर्माण की प्रक्रिया भी थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वहां के अनुकूल और पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल चीजों को रखना संभव नहीं है। वहां पर कुछ अलग एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर पहले तो बात है वहां कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पर जिस तरह की कंडीशन होती है उसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट का निर्माण करना पड़ता है। तो फिलहाल जो बात हो रही है वो ये कैपेसिटर की और अंतरिक्ष उपकरणों के अंदर। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, लेकिन अभी हम उत्तर नहीं देंगे, पहले देखेंगे। चलो देख लेते हैं। प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, यानी कि ऐसा कैपेसिटर इसका आवरण बाहर प्लास्टिक फिल्म से घिरा होगा। सिरेमिक डिस्क प्रकार का, जिसके अंदर सिरेमिक डिस्क के रूप में चकती छोटी छोटी प्रयुक्त करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार का, और अंतिम है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार का। तो पहले देख लेते हैं सब है क्या, तो ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। सबसे पहले ये रहा आपका प्लास्टिक फिल्म, ये रहे। उसके बाद में आते हैं आपके एल्युमिनियम, इलेक्ट्रोलाइट एल्युमिनियम, ये रहे आपके। उसके बाद में ये है सेरेमिक टाइप के, और ये है टैंटलम, ये है टैंटलम प्रकार के। अब प्लास्टिक फिल्म है, ये उच्च दाब उस ताप पर आदि पर कार्य करने में सक्षम नहीं होते। सेम सेरेमिक भी है, ऐसी कंडीशन पे होते हैं। एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइट है, ये फट सकते हैं, ध्यान रखना।
अब उसके बाद में आता है टेंटलम। ये विशेष प्रकार का एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्या है, उच्च दाब, उच्च ताप या हर एक कंडीशन के अंदर काम कर सकता है। ये ब्रेक डाउन नहीं होता, ये ज्वलनशील नहीं है, तो इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो अंतरिक्ष उपकरणों में इस प्रकार का जो है वो आपका कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक फिल्म नहीं लगेगा, सेरेमिक डिस्क नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का। टेंटलम एक पदार्थ है, ध्यान रखना, इसके प्रयोग से कैपेसिटर का निर्माण जब किया जाता है तो कैपेसिटर इतने प्रभावकारी या इतने उन्नत हो जाते हैं कि उनका प्रयोग हम कहीं भी किसी भी स्थान पर एक प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हमारे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीप्तन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है। तो किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीप्तन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स व इसकी इकाई क्या है। तो प्रश्न थोड़ा सा यूं लैंग्वेज में टफ है लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसके चुनिंदा चीजों को हम यदि चुने तो पता लगेगा कि किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन, प्रदीपन मतलब इल्यूमिनेशन, क्या नाम है, इल्यूमिनेशन, जिसको हम प्रदीपन या प्रदीप्ति कहते हैं, उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर ज्योति फ्लक्स। तो किसी भी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाला ज्योति फ्लक्स उस क्षेत्र की उसकी क्या कहलाता है, उसकी इल्यूमिनेंस या प्रदीप्ति के नाम से जाना जाता है या प्रदीप्तन के नाम से जाना जाता है, जिसकी यूनिट आपसे पूछी गई है। तो उसके लिए भी हमारे पास समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक चित्र में काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही है। सबसे पहले लैंप दिख रहा है, लैंप से जो प्रकाश की किरणें निकलती है उसको हम लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं, तो लिखा ही हुआ है, इसका मात्रक होता है ल्यूमिन। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक विशेष दिशा के अंदर प्रति इकाई ठोस कोण में जो फ्लक्स आपका उत्सर्जित होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको नापा जाता है कैंडेला में। किसमें नापते हैं, कैंडेला में। हमें जो इकाई चाहिए वो प्रदीप्तन की चाहिए, यानी कि हमें चाहिए इकाई किसकी, उस चीज की जो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रकाश गिरे उसको। तो उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है ल्यूमिनेंस। क्या होता है, ल्यूमिनेंस, जिसको हम प्रदीप्ति के नाम से जानते हैं। और ये एक लैंप से विशेष दिशा में किसी भी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाले प्रकाश की क्या होती है, मात्रा होती है। और इसका मात्रक जो दे रखा है वो ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक है ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है लक्स। किसके नाम से जानते हैं, लक्स के नाम से। यही आपका प्रश्न था, वैसे तो उत्तर यही है लेकिन प्रश्न देखिए बहुत सारे हैं। उसके बाद में ल्यूमिनेंस उस स्रोत से परावर्तित प्रकाश की मात्रा को कहा जाता है। जो लैंप सतह से टकराकर प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसको हम ल्यूमिनेंस बोलते हैं। इसको कैंडला पर स्क्वायर मीटर में मापा जाता है। आते हैं हमारे प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीप्तन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो ज्योति फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज उत्सर्जित होता है उसकी यूनिट क्या है। तो उसकी यूनिट जो होती है वो होती है लक्स, क्योंकि ल्यूमन हमें पता है प्रदीप्ति की इकाई है, कैंडेला हमें पता है तीव्रता की इकाई है, वाट हमें पता है किसकी इकाई है, शक्ति की। तो हमसे प्रदीप्ति की पूछा था, उत्तर क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि बंद वैद्युतिक परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा है। कौन सा नियम कहता है कि लगाया गया वोल्टेज था सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई इंटू आर के होता है। तो ये कौन सा नियम कहता है, तो ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है, आपको नजर आ रहा है, ये एकमात्र नियम है किसका, किरचॉफ का। किरचॉफ का भी कौन सा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम। पहला नियम बिंदु नियम था, दूसरा नियम क्या था, आपका वोल्टेज नियम, जिसको हम पहला नियम, जिसको हम शाखा का संधि का नियम भी कहते हैं, जंक्शन नियम भी कहते हैं, या धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। ओम का नियम नहीं हो सकता, प्रतिरोध के नियम से। किरचॉफ का पहला नियम डिपेंडेबल है, जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है धारा, और दूसरा नियम बात करता है किसकी, वोल्टेज की। तो बात वोल्टेज की हो रही है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा, किरचॉफ का दूसरा नियम। ये भी आपका गलत हो जाएगा प्रश्नानुसार। गलत कुछ नहीं है, हर प्रश्न सही है, हर ऑप्शन एक प्रश्न बन सकता है, ये मानकर आपने चीजों को अध्ययन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। विद्युत की मात्रा जिसे हम क्यू से लिखते हैं, क्यू बराबर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो धारा इंटू समय, तो ये पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। वोल्टेज इंटू धारा, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। धारा इंटू प्रतिरोध भी नहीं हो सकता, वोल्टेज इंटू प्रतिरोध भी नहीं होगा। तो धारा इंटू समय जो आपका है ये एकदम सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम, परिनलिका में कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ऑप्शन आपके पास 4-5 है। पहला ऑप्शन है कॉर्कस्क्रू नियम, दूसरा ऑप्शन है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, जिसे हम हेलिक्स का नियम भी कहते हैं, तीसरा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, चौथा है फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। चलते हैं नियमों की ओर। क्या क्या नियम है मैग्नेट से रिलेटिव, यहाँ पर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आएगा ओरस्टेड का दायां हस्त नियम। ये किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के, सिर्फ चालक में, ना कि कुंडली में। दूसरा नियम कॉर्कस्क्रू नियम, बिल्कुल ओरस्टेड के नियम के जैसा ही है, तरीका अलग है, सेम एक सीधे कंडक्टर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। फिर आता है आपका हेलिक्स का या दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, जिसे हम हेलिक्स
के नियम से भी पुकारते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है किसी सोलेनॉइड की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए। उसके बाद में एक आता है आपका क्लॉक रूल। कौन सा रूल? क्लॉक रूल, या जिसे हम सिरे का या घड़ी का नियम भी कहते हैं। ये भी एक सोलेनॉइड की ध्रुवता ज्ञात करने के काम में आता है, चुंबक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है तैरने का नियम, स्विमिंग रूल जो है, तैरने का, दाहिनी हाथ के तैरने का नियम। ये किसी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेट से जुड़े हुए इतने रूल आपके महत्वपूर्ण है। ओरस्टेड का दायां हस्त नियम है, कॉर्कस्क्रू है, हेलिक्स का नियम है या तेली का नियम है, क्लॉक रूल है और तैरने का नियम है। तो हमारे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न की क्या डिमांड है? तो प्रश्न की डिमांड है कि परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा, कॉर्कस्क्रू नियम नहीं है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम हमारा उत्तर सही हो जाएगा। फ्लेमिंग का नियम बायां हाथ मोटर में लगता है, दायां हाथ जनरेटर में लगता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या है? तो हमारे पास इसके लिए भी एक चित्र है, वो देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे आते हैं। घुमावों के बीच की दूरी, तो हमारे पास एक कुंडली है, इसमें टर्ने बहुत ही पास पास है, एक कुंडली इसमें टर्नों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। तो इसका इंडक्टेंस जो एल होगा वो हाई रहेगा, और इसका इंडक्टेंस जो रहेगा एल वो रहेगा लो। ठीक है ना। उसके बाद में ये बिना कोर का एक इंडक्टर है, तो इसका इंडक्टेंस भी क्या रहेगा? लो। और यदि कोर लगा दे तो इसका इंडक्टेंस भी क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। तो इन प्रकार से इंडक्टेंस चेंज होता है। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है, यदि टर्नों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा? नहीं जी, इंडक्टेंस 100% क्या होगा? घटेगा। शून्य हो नहीं सकता, समान रहेगा, ऐसा संभव है नहीं। तो बिल्कुल ऐसी थ्योरी से जुड़ा हुआ एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। इसको भी समझने का प्रयास करना। बढ़ना घटना किस प्रकार से होता है मैंने आपको चित्र से भी समझाया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, जब नो लोड अवस्था और सामान्य एक्साइटेशन में चल रही हो सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट। तो हम यहां बात कर रहे हैं कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर की बात हो रही है? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर वो है जिसकी गति शून्य से पूर्ण बार तक क्या रहती है? नियर, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचे जाते हैं, वो बहुत सारी चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब नो लोड अवस्था, तो पहले तो बात है नो लोड यानी कि भार नहीं है, और सामान्य एक्साइटेशन है, नो लोड है, एक्साइटेशन का मान कुछ भी नहीं है, तब सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट अर्थात आईए की वैल्यू क्या होगी? उसके लिए प्रश्न के ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, इन पे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। कि बैक विद्युत वाहक बल या ईबी का संचालन एक छोटे कोण द्वारा करता है। बैक ईएमएफ जो है वो मेन एक्साइटेशन पे डिपेंडेबल है, लेकिन उसका एंगल जो है वो आरोपित वोल्टेज के साथ होता है, लेकिन उसका कोण कभी छोटा नहीं होता, एंगल काफी बड़ा भी, चित्र में समझाऊंगा आपको मैं। बड़ा होता है यानी कि करंट का मान बहुत ही उच्च होता है। देखिए नो लोड अवस्था में करंट कैसे उच्च हो सकती है? ठीक है ना। करंट उच्च नहीं होती, करंट बहुत ही क्या होती है? कम होती है, जब लोड कम होगा। उसके बाद में प्रयुक्त वोल्टेज वी को लैग करता है, यानी कि आरोपित वोल्टेज वी को लैगिंग, पीछे पिछाड़ता है, और एक छोटे कोण पर पिछाड़ेगा, लेकिन एंगल थोड़ा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। पिछड़ने के कोण मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकता है, इसका एंगल छोटा होगा, ये मैं भी वक्र में देखेंगे। परिणामी वोल्टेज ई को 90 डिग्री से लैग करता है। 90 डिग्री से लैग करने के लिए एकमात्र शर्त है कि आपका परिपथ एकदम प्योर होना चाहिए। ऐसी कंडीशन सिंक्रोनस मोटर में काल्पनिक रूप से तो आ सकती है, वास्तविक रूप से ऐसा संभव है नहीं भी। तो देखते हैं चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 3 एक्साइटेशन दे रखी है। ये है नॉर्मल यानी कि सामान्य, ये दे रखी है आपकी अंडर, और ये दे रखी है आपकी ओवर। तो 3 प्रकार की एक्साइटेशन है, सामान्य, अंडर और ओवर। अब इसको नो लोड की पोजीशन में यदि मान के चलें तो ये तो है आपकी आरोपित वोल्टेज, और ये है आपकी धारा, यानी कि ये रही आईए और ये रही वी। इनके बीच का एंगल देखिए बहुत ही छोटा सा है, छोटे कोण पर लैगिंग है, पिछाड़ रही है। उसके बाद में यदि हम एक्साइटेशन को अंडर कर देते हैं तो ये एंगल जो है आपका, ये रही आपकी आईए, ये रही आपकी वी, एंगल पहले से थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। यदि हम ओवर एक्साइटेशन कर देते हैं तो ये रही आपकी वी, और ये रही आपकी आईए। इस कंडीशन में आईए आपकी लैगिंग नहीं है, क्या होगी? लीडिंग होगी। तो मेरे ख्याल से उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य एक्साइटेशन पर वोल्टेज धारा से पिछड़ेगी, एक छोटे कोण पर पिछड़ेगी, तो उस उत्तर को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रयुक्त वोल्टेज वी को लैग करता है, बड़ा कोण नहीं होता, बैक ईएमएफ का संचालन नहीं छोटे कोण पर होगा, ना ही परिणामी वोल्टेज वी को 90 डिग्री से लैग करेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने आपको सीटीआईएस जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके संदर्भ में कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताया है। एक प्रश्न से कई प्रश्न निकल के आते हैं, इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी जो आपके मुख्य टॉपिक है उनके बारे में, छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में बताता रहूंगा, और लगातार हमारी ये क्लास इसी प्रकार से चलती रहेगी। आपका एग्जाम है उसकी आप तैयारी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक लैंग्वेज संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है, उसको मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।